झारखंड पुलिस इन दिनों अफीम तस्कर और अफीम की जो खेती करने वाले हैं उनके खिलाफ में कहर बनकर जो है बरप रही है। और निश्चित तौर पे चूंकि जब से प्रदेश की पुलिसिंग की कमान डीजीपी अनुराग गुप्ता जी ने संभाला है, उसके बाद से जो है यह देखने को मिल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इस पे जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रदेश के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता सर, वो हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपको मेरी ओर से बधाई, चूंकि ये जो कार्यक्रम है अफीम तस्करों के खिलाफ में ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग झारखंड में अफीम की खेती की बात करें तो ये समस्या लगभग 15 साल पुरानी है और इसकी जो केंद्र बिंदु है वो मुख्य रूप से 3 या 4 ज़िले हैं, जिसका एक ज़िला है चतरा, एक है खूंटी, तीसरा है रांची का कुछ देहाती क्षेत्र, इसके अलावा लातेहार और पलामू का कुछ क्षेत्र। ये सब मेनली इस एरिया में हो रही थी और हर साल ये करीब नवंबर दिसंबर के महीने में बुआई होती थी और मार्च अप्रैल में इसके अंदर में वो जो कट करके उसमें चीरा लगा करके वो जो उसका निकाला जाता था रस जिससे बनता था, तो ये रुक नहीं रही थी। तो हम लोगों ने उसको पूरा जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि 2 कारण थे जिसके चलते ये नहीं रुक रही थी। पहला, अफीम की खेती की वनिष्ठीकरण होती थी परंतु उसमें एफआईआर नहीं की जाती थी और एफआईआर जब नहीं होती थी तो साथ साथ में लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती थी। तो मैंने अपने अधिकारियों को इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया सरकार के स्तर पे, जिसमें हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम, हमारी जो प्रधान सचिव है गृह विभाग की, वो हम लोग पहले गए खूंटी, पहले गए हम लोग रांची, ये चतरा गए। चतरा में हम लोगों ने डीसी, एसपी, फॉरेस्ट के लोगों के साथ, वन विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की और हम लोगों ने व्यापक प्लान बनाया कि सभी एरिया में इसको उखाड़ दिया जाएगा और साथ साथ में जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको अवश्य रूप से गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि हमारा काम है अफीम के पौधे लगाना, पुलिस का काम है उखाड़ना, तो हर साल लगाते थे, हर साल उखड़ते थे। लेकिन जब से लोगों ने इसमें जेल जाना शुरू किया तब से एक क्षेत्र में एक भय का माहौल बना है, एक अच्छा माहौल बना है और लोगों ने अब गांव के लोग स्वयं अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। बहुत जगह पे खूंटी में खास करके ग्रामीण लोग जा कर के खेती को नष्ट कर रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन आया है और मैंने अपने थानेदारों को निर्देश दिया है कि बिना एफआईआर के कोई विनिष्टीकरण नहीं होगा, माने हर विनिष्टीकरण पे एफआईआर होना अनिवार्य है। और साथ साथ में मेरा जो जोर है वो सिर्फ खेती पर नहीं, खेती का विनिष्टीकरण पर नहीं है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर भी है। मुझे लगता है करीब 200-250 लोगों को हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में पिछले 3-4 महीने में गिरफ्तार किया है, जिसमें खूंटी में ही लगभग 100 आदमी हैं। तो इसका प्रभाव आपको आने वाले सालों में मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 1-2 साल में यदि हम गिरफ्तारी की इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे तो इसको हम लोग ज़ीरो पर ले आएंगे। क्योंकि अफीम की खेती, अगर देखिए, कानून की पालन तब होता है जब आदमी जान जाता है कि यदि वो कानून को तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई सख्त होगी। और इसमें अफीम की खेती वाले को गिरफ्तार करने का मतलब है कि पूरे गांव में, पूरे सब डिवीज़न में, पूरे ज़िला में एक मैसेज देना कि यदि आप अफीम की खेती करोगे तो आप जल जाओगे। सर, एक सवाल आता है, चूंकि जितने बड़े पैमाने पे अफीम की खेती या फिर अफीम तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की, ये सर आपके अंदर कहाँ से ये जागृत हुई कि ये अफीम जो है जड़ से मिटाना है? कुछ कोई घटनाक्रम सामने आया होगा जिसे आप देखकर जो है मर्माहित हो गए हो? घटनाक्रम तो देखिए, अफीम की लत, जैसे अभी मैं चतरा गया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि चतरा शहर में करीब 200 ऐसे लड़के हैं जो कि ब्राउन शुगर के आदी हो चुके हैं। ये लड़के दिन भर इधर उधर बैठे रहते हैं और रात में ये लोग किसी घर में घुस जाएंगे, किसी का नल, किसी की पाइप, किसी का मैनहोल का ढक्कन, ये सब चोरी करके ये ले जाएंगे और कबाड़ी की दुकान पर बेच करके 400-500 हज़ार रुपया कमाएंगे और उससे ये लोग अफीम का अपना कारोबार, अपना अफीम का जो पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो इससे प्रभावित हो रही है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर में पान की दुकान पर, सिगरेट की दुकान पर, चाय की दुकान पर अफीम की बिक्री होती है, ये ब्राउन शुगर की बिक्री होती है। तो ये मेरा मानना है कि इससे खराब कोई धंधा नहीं हो सकता, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को टारगेट करती है। बूढ़ा आदमी अफीम का आदी नहीं होगा,
लेकिन बच्चा, वयस्क, टीनेजर, वो इसकी लत में आता है। तो इसलिए हमारे को यदि अपनी जवान पीढ़ी को बचाना है तो हमें अफीम को और सभी ड्रग्स को इस राज्य से, इस शहर से, इस देश से ख़त्म करना होगा और इसके कारोबार में लिप्त व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कारण है कि जो हमारा एक्ट है, NDPS एक्ट, मुझे लगता है कि हत्या को छोड़ के ये सिंगल ऐसा एक्ट है जहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान है। और आप देखे होंगे कि इस दुनिया में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ, जैसे मेरे को याद पड़ रहा सिंगापुर है, वहाँ पे अफीम के साथ, मतलब ड्रग के साथ पकड़े जाने पर मौत की सजा है। इतना कड़ा है, क्योंकि ये हम, और मेरा मानना है कि NDPS एक्ट में कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि अफीम का जो कारोबारी है वो छोटा कारोबारी भी है और बड़ा कारोबारी भी है। तो हम लोग का जो, जैसे ट्रक पर अगर कोई अफीम के डोडा की बोरी पकड़ी गई, होता क्या है, ड्राइवर जल जाता है, खलासी जल जाता है। ड्राइवर कौन है? जो 20,000 रुपये महीना कमाता है। तो हमारे पुलिस का अनुसंधान वो सिर्फ ड्राइवर तक नहीं रुके, खलासी तक नहीं रुके, पर्दे के पीछे बैठे बड़े लोग जो इस धंधे से फल फूल रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उन तक पहुँचे, जिसको हम अपने अफसरों को बोलते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब अफीम कहाँ जा रही है, बैकवर्ड लिंकेज का मतलब अफीम कहाँ से आ रही है। तो हम जो है, अफीम हो चाहे कोई भी ड्रग्स हो, हम बोलते हैं अपने अधिकारियों को, अपने SPs को, कि आप सिर्फ घटनास्थल पे, मौकाए वारदात पे पकड़े गए व्यक्ति को पकड़कर उसको जेल भेज करके आप संतुष्ट मत होइए। वो अफीम कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी, इसका भी जरूर पता लगाइए। और ऐसे में काम हुआ है शुरू, और हमारे रांची पुलिस ने अभी बिहार से, राजस्थान से और कई अन्य राज्यों से ऐसे सौदागरों को, जो नशा के सौदागर जिसको, उनको पकड़ा है। और मुझे उम्मीद है इससे कम होगा हमारा पूरा ये प्रॉब्लम। सर, शहरों में जो आमतौर पे, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि स्कूल, कॉलेज या फिर चाय की दुकान हो, गुमटी हो, यहाँ पे जो अफीम, चरस वगैरह जो बिक रहे हैं, उसको कैसे सर चिन्हित कर पाते हैं? चूँकि चुनौती तो बहुत बड़ा है पुलिस के सामने इसको चिन्हित करने को। चिन्हित करना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपको ड्रग्स को हटाना है किसी भी समाज से, तो एक होता है जिसको बोलते हैं डिमांड रिडक्शन, एक जिसको बोलते हैं सप्लाई रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन का मतलब हुआ कि भाई जो व्यक्ति उसको सप्लाई कर रहा है उसको पकड़ के जेल भेजा जाए, जो कि हम लोग कर रहे हैं, हमारा काम है एज पुलिस ऑफिसर। डिमांड रिडक्शन का काम यह है कि जो उसका आदी हो गया है उसको उस लत से, उससे और अलग किया जाए। तो हम लोग वो काम भी कर रहे हैं। हमारे अभी CID की एक टीम लगभग प्रतिदिन रांची शहर के विभिन्न स्कूल, कॉलेज में जा कर के बच्चों के साथ मिलके, टीचर के साथ मिलके, प्रोफेसर से बात करके उनको अफीम के और बाकी ड्रग्स के जो नुकसान होते हैं उसके बारे में बताती है। तो हम लोग डिमांड रिडक्शन पे भी काम कर रहे हैं, सप्लाई रिडक्शन पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि इनको चिन्हित कैसे किया जाए, चिन्हित करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत व्यापक हो गया है। आज का जो वो है, जो आज जो अफीम खाता है, जो सेवन करता है, जो आज उसका एडिक्ट है, आज का एडिक्ट कल का उसका वो बनेगा, जो उसको संचालन करता है, जो उसको बेचता है, पेडलर। आज का एडिक्ट कल का पेडलर है, क्योंकि जब वो उसको अफीम खानी शुरू करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता है। वो पैसा वो कैसे पूरा करेगा? वो पैसा ऐसे पूरा करेगा, फिर वो ड्रग पेडलर बन जाता है, फिर वो बेचना शुरू कर देता है। परंतु ये लोग जो है, ये छोटे लोग हैं। ये लोग 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम का अफीम करते हैं, 100, 200, 400 रुपये कमाते हैं, अपना अफीम की पूरी पूर्ति करते हैं और ये लोग नशे में रहते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बाहरी हैं, जो कि अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में बड़ी जगह पर बैठ कर के उसको करा रहे हैं। हमारा काम है उन लोगों को पकड़ना, और जिस दिन हम बड़े कारोबारियों को पकड़ लेंगे उस दिन हम लोग इस डिमांड सप्लाई रिडक्शन को भी हम लोग कम कर सकते हैं। बड़े कारोबारियों के नज़दीक लगभग पहुंच भी गई है पुलिस। कई पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे पकड़े गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अब हर आदमी को पकड़ने की, जैसे साइबर में भी प्रॉब्लम यही है, अफीम में भी यही प्रॉब्लम है, या जो ब्राउन शुगर में है। तो अब उसका बड़ा कारोबारी हो सकता है, कोई राजस्थान बैठा है, अब कोई बैठा है गुजरात में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है।
तो यहाँ से टीम भेजना, फिर वहाँ पे पकड़ना, फिर उसको लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस करना, पहले उसका वारंट प्राप्त करना, वारंट प्राप्त करने से पहले उसका पूरा पता लेना, क्योंकि कोर्ट से वारंट चाहिए। जैसे आप अन्य राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो वहाँ की पुलिस बोलती है भैया वारंट दिखाइए, और वारंट प्राप्त करने के लिए आपको उसका पूरा पता होना चाहिए। तो पहले आप एक टीम भेजो, उसका पूरा नाम पता लगाओ, फिर लौट करके आए, फिर कोर्ट में प्रेयर करे, वारंट फिर वारंट लेके जाओ। अब वो मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो वापस आइए, फिर जाइए। तो एक थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ करना है, हमारा काम है करना, थोड़ी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें जो प्रैक्टिकल इश्यूज आती है वो आपको मैं खाली बता रहा हूँ। ये काम है लेकिन हमारा करना, हम कहते हैं अपने अधिकारियों को, तुम्हें बेटा कितना भी बार जाना पड़े, बड़े कारोबारी को पकड़ने के लिए तुम्हें 10 बार जाना पड़े, लेकिन जाओ तुम उसको पकड़ के लाओ। क्योंकि एक बड़े कारोबारी को पकड़ना 100 छोटे छोटे ये पेडलर को पकड़ने से भी बेहतर है। सर एक और सवाल है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जंगलों में जो खेती की जाती है वो कैसे पहचान में आता है, पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है, कैसे कैसे क्या सीन क्रिएट किया जाता है? क्योंकि देखा जाता है कि कभी कभी पुलिस टीम पे जो है हमला भी होता है विनष्टीकरण में जाते वक्त। वो बात आपकी सही है कि पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। जो ये डोडा का जो पौधा है ये सब लोग पहचानते हैं, और इनफैक्ट पहले एफआईआर न करने का यही लोग बहाना बनाते थे कि साहब जब तक उसमें पॉपी का फूल नहीं उगेगा तब तक एफएसएल की लैब बता नहीं सकती है कि ये पॉपी का पौधा है। लेकिन उसका तरीका है, हमने लोगों को बताया तरीका है, एफआईआर करना है, एफआईआर हो रही है, पहचान भी हो रही है। ग्रामीण जो आप बता रहे हैं ये पुरानी बातें हैं। आज का ग्रामीण जान गया है कि अगर वो पॉपी की प्लांटेशन करेगा तो करने वाला जेल जाएगा, और यदि कोई पुलिस टीम पे हमला करेगा तो वो भी जेल जाएगा। हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। आप देख रहे हैं अभी तो कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है। वो हमारे 5-10 सिपाही जाकर के ट्रैक्टर के साथ जाकर के पूरे जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर, वन क्षेत्र में जाकर अफीम को उखाड़ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है उसमें। एक अंतिम सवाल है सर, जो नशे के लत के आदी हो गए हैं उसको उससे निकालने के लिए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है या क्या आयोजन कर रही है? देखिए ये मेरा काम नहीं है, मूल काम हमारा एज पुलिस ऑफिसर, हमारा काम नशे की लत को सुधारने का काम मेरा नहीं है, परंतु हम लोग कुछ प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो अवेयरनेस ही कर सकते हैं। नशे की लत से किसी व्यक्ति को निकालने का हाईली टेक्निकल वर्क है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, जिसमें ड्रग्स के जानकार, जिसमें इंस्टीट्यूट्स, वैसे लोग ही कर सकते हैं उसको, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम लोग प्रिवेंटिव पार्ट में वर्क कर सकते हैं, कॉलेज स्कूल में जा कर के प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। परंतु जब कोई, और हम तो कहेंगे कि अल्टीमेटली आपका बच्चा यदि ड्रग्स का शिकार हो रहा है तो उसकी प्राइमरी जिम्मेवारी 2 वर्ग की है, 3 वर्ग की है। पहला स्कूल का टीचर, दूसरे उसके माता पिता, और तीसरा उसके सहपाठी सहकर्मी, जो उसका पीयर ग्रुप जिसको बोलते हैं। ये 3 लोगों पे प्रैक्टिस होना चाहिए। झारखंड के, पूरे राज्य के, पूरे देश के हर स्कूल कॉलेज में इस प्रकार की मॉनिटरिंग जरूरी है कि कहीं कोई बच्चा, चूँकि जब भी कोई बच्चा अगर ड्रग्स का सेवन शुरू करेगा तो उसके बिहेवियर में परिवर्तन हो जाएगा, बिहेवियरल चेंज नज़र आएगा। वो बात कम करेगा, वो गुमसुम रहेगा, वो उसके कुछ टिपिकल उसके सिंबल्स, साइंस मिलेंगे। तो ये पहचानना स्कूल के टीचर का काम है। स्कूल के टीचर को आज की तारीख में इतना ट्रेनिंग होना चाहिए, हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को, कि यदि उसका बच्चा, यदि, चूँकि आजकल के बच्चों पर तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, ड्रग्स का प्रेशर है, परीक्षा का प्रेशर है, इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना हो गया। हमारे टाइम में 70% लाना भी बड़ा मुश्किल काम था। आजकल देखते हैं बच्चे 100% 90% ला रहे हैं। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव ज़माना का, बच्चों पे बहुत प्रेशर है। तो ऐसे प्रेशर वाले जीवन में जब बच्चे जीते हैं तो उनके मेंटल हेल्थ ठीक रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो ड्रग्स का सेवन है, ये आम तौर पे हम लोगों ने देखा कि पीयर प्रेशर, आप एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसका दोस्त बोले अरे तुम क्या बैठा रहता है, हम ड्रग्स का सेवन करते हैं, तुम भी करो। तो पेरेंट्स को बचना है, टीचर को बचना है, और टीचर को ये देखना है कि अगर उनकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है तो उस बच्चे को अलग करे, उस बच्चे को ट्रीट करे, और सुनिश्चित करे कि वह बच्चा अन्य बच्चों को कम से कम इस आदत का शिकार ना बना दे। ये हम कहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे ये डीजीपी अनुराग गुप्ता सर हैं और इन्होंने सीधे तौर पे जो ड्रग्स के जो कारोबारी हैं, खासकर बड़े कारोबारी हैं, उनको लेकर जो है सख्त मैसेज दिया है कि अब उनका जो है झारखंड में किसी भी तरीके से कोई जगह की गुंजाइश नहीं है। सुधर जाए और झारखंड की तरफ जो है अपना कारोबार को न फैलाए, नहीं तो पुलिसिया कार्रवाई उन तक पहुंचने वाली है। सहयोगी अरुण कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।